स्टडी है एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब हम वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तब उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है, इस स्थिति को ज्ञात करना। ठीक है, अब इस हेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यह हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसके प्रत्येक बिंदु पर जहां भी आप कोई पॉइंट बना लें वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समान माननी है, यानी यहां कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी ऐसा माना जाएगा। अब इसमें हमको एक डाइपोल रखना है, तो हम इसमें एक डाइपोल रख देते हैं। ठीक है, ये जो डाइपोल है वो वैद्युत क्षेत्र से थीटा अंश कोण बना रहा है। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ होती है और डाइपोल को आप इस स्थिति में रखना है। अच्छा, ये सिचुएशन में रखने पर क्या होगा, तो ये जितने भी माइनस हैं इसके प्लस को अपनी ओर खींचेंगे F बल लगाकर। ठीक इसी तरीके से यहाँ जितने भी प्लस हैं इस माइनस को अपनी ओर खींचेंगे F बल लगाकर। तो इस प्रकार इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बराबर और विपरीत बल कार्य करेगा। तो क्या होता है जब किसी वस्तु पे दो बराबर और विपरीत बल लगता है? ठीक है, तो जब दो बराबर और विपरीत बल लगते हैं तब वह वस्तु घूर्णन गति करने लगता है, अपने अक्ष पर या किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूर्णन गति करने लगता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी दो बराबर और विपरीत बल घूर्णन गति ही प्रदान कर पाए। कैसे? मान लो यह एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो इस टुकड़े पर F बल इधर की ओर और F बल इधर की ओर लगा, तो अब यह टुकड़ा कहीं नहीं चलेगा अगर दोनों बल का मान समान हो। मान लेते हैं ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है। तो इस प्रकार इस सिचुएशन में यह घूर्णन गति प्राप्त नहीं कर पाया, जबकि बल दोनों विपरीत हैं और दोनों बराबर हैं। लेकिन ये क्या कारण है कि जो डाइपोल पे बराबर और विपरीत बल लिया गया है यह इसको घूर्णन गति प्रदान कर देगा। घूर्णन गति का मतलब यह डाइपोल अपने अक्ष पर ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या हो सकता है? इसमें यह हो सकता है अगर मान लो ये 8 न्यूटन का बल लगा रहा है और ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो यह वस्तु हमेशा 10 न्यूटन की तरफ चलेगा, यानी बड़े की तरफ चलेगा। अगर चलेगा तो इसको हम घूर्णन गति नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे अस्थानांतरित गति। ठीक है, अगर दो विपरीत बल हैं और दोनों बराबर नहीं हैं तो वस्तु अस्थानांतरित गति को प्राप्त कर लेती है। ठीक, लेकिन यहां घूर्णन गति प्राप्त कर रही है। तो दोनों को समझो, दोनों बलों की क्रिया रेखा आपको यह देखना है कि दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है उसका कहीं अतिव्यापन ना हो। अतिव्यापन का क्या मतलब होता है? ओवरलैप ना करे, एक दूसरे के ऊपर से ना जाए। अगर दो बराबर बलों, अगर किसी वस्तु पे दो बराबर बल लगा है और उनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के ऊपर से होकर नहीं जा रही है, एक दूसरे के ऊपर से होकर नहीं जा रही है, तो वह दो बल जो हैं, जो किसी वस्तु पे लगे हैं, उस वस्तु को बल आघूर्ण देंगे, जिसकी वजह से वस्तु अपने अक्ष या किसी बिंदु के चारों तरफ घूम सकती है। ठीक इसी तरीके से यदि दो बराबर बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के ऊपर से होकर जा रही हो तब वह बल उस वस्तु को घूर्णन गति प्राप्त नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे घूर्णन गति कब प्राप्त होगी? जब वस्तु पे दो बराबर बल लगे और दोनों की क्रिया रेखा एक दूसरे के ऊपर से ना होकर जाए। तो जो मैंने बात कहा है उसको समझते हैं। जैसे इस बल की यह क्रिया रेखा है, ठीक इसी प्रकार इस बल की यह क्रिया रेखा है। तो दोनों बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के ऊपर से होकर गई,
इसका ये मतलब है कि यह बल इस वस्तु को घूर्णन गति प्राप्त नहीं करा सकता है। लेकिन जो यहां मैंने डाइपोल रखा है और जो इस पे बल लग रहा है उसको देखो, यह बल की क्रिया रेखा है और यह भी बल की क्रिया रेखा है। तो दोनों बल की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर नहीं जा रही हैं। इसका यह मतलब दोनों बल बराबर हैं और इनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के ऊपर से नहीं होकर जा रही है, तो यह डाइपोल घूर्णन गति करेगा, स्थानांतरित गति नहीं कर सकता। कौन सी गति करेगा? घूर्णन गति करेगा। घूर्णन गति का मतलब एक निश्चित अक्ष या बिंदु के चारों तरफ ऐसे ये घूम सकता है। ये कब तक घूमेगा? ये डाइपोल कब तक घूम सकता है? जब तक कि दोनों बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के ऊपर से होकर ना चल जाए। ठीक है, यह डाइपोल इस वैद्युत क्षेत्र में थीटा अंश के कोण पे जो रखा है, यह कब तक घूम सकता है? जब तक कि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर ना गुजरे। ठीक है, तो इसी चीज को हमको निकालना है कि यह डाइपोल घूर्णन गति कर रहा है, किस कारण से कर रहा है? क्योंकि इसको बल आघूर्ण मिल रहा है। तो हमको एक बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित करना है। अच्छा, छोटे क्लासों में बल आघूर्ण के बारे में हमने पढ़ा है कि बल आघूर्ण बल गुणे दोनों बलों के बीच लंब दूरी होता है। ये लंब है, लंब दूरी। तो ये बल की क्रिया रेखा, ये भी बल की क्रिया रेखा। जैसे एक बल इधर लगा, ठीक, एक बल इधर लगा, ये F, तो लंब दूरी, इनके बीच ये लंब दूरी। तो ये जो डॉट वाली लाइन है, ये वाली, ये दोनों के बीच की लंब दूरी है। इसको मैं A पॉइंट बना लेता हूं, इसको मैं B और इसको C। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों बलों के बीच की लंब दूरी BC है। तो सबसे पहले आप लंब दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लंब दूरी निकालने का तरीका क्या है? तो लंब दूरी हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि लंब दूरी BC है। अगर इस ट्राइंगल में, त्रिभुज में आप निकाल लें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो कर्ण ए बी हो गया, ए बी। और आपको पता है कि कर्ण की वैल्यू 2l होगी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी या वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l मानी जाती है। तो इसका यह मतलब जो ए बी की वैल्यू है वो 2l रखना है। तो हो गया आपका कि साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन 2l, या 2l साइन थीटा इक्वल बी सी। बी सी कौन सी दूरी हो गई? लंब दूरी। ये भी बात समझ में आ गई। अब बलाघूर्ण का सूत्र क्या होता है? ये वाला सूत्र होता है टाउ बराबर, चूंकि टाउ बराबर बल गुणे दोनों बलों के बीच लंब, ये लंब का संकेत है, लंब दूरी। तो बल को हम F से लिख लेते हैं। दोनों बलों के बीच लंब दूरी हो गया आपका BC। दोनों बलों के बीच की लंब दूरी हो गई BC। तो टाउ बराबर F गुणे, और BC को मैं क्या लिख सकता हूं? 2l साइन थीटा। एक चीज और, यहां F बराबर लिखा जाएगा E इंटू क्यू। ठीक है, F बराबर E इंटू क्यू लिखा जाएगा। क्यों F बराबर E इंटू क्यू लिखा जाएगा? F बराबर MA भी तो होता है, यहां F बराबर MA क्यों नहीं रखा जाएगा? ये बात समझ में आ रही है? यहां पे देखो, यहां बल किसके कारण बन रहा है? तो वैद्युत क्षेत्र में आवेश स्थित है, इस कारण से बन रहा है। और ये सूत्र कब लगाते हैं? जब वस्तु त्वरित गति हो, या जिस कारण से त्वरित गति प्राप्त कर रही हो, स्थानांतरित गति प्राप्त कर रही हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां बल बनने का मेन कारण है आवेश वैद्युत क्षेत्र में है। ठीक है, तो वो बल बन रहा है, तो इसलिए F की वैल्यू E इंटू क्यू रखेंगे। और E इंटू क्यू के बारे में हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं या पढ़ चुके हैं। तो टाउ बराबर हो जाएगा F की वैल्यू E क्यू 2l साइन थीटा। और यहां Q2l को मैं लिख सकता हूं P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण साइन थीटा। और ये हमारा फॉर्मूला हो गया बल आघूर्ण का।
जब वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित होती है तो उसके बल आघूर्ण का यह सूत्र है। ठीक है, तो ये पूरा आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से आप नोट कर लें इसको। विशेष नंबर एक इसमें क्या है, जैसे फॉर्मूला हमने क्या निकाला था कि टाउ बराबर ईपी साइन थीटा। ठीक, जहां थीटा जो है वेक्टर ई तथा वेक्टर पी के बीच बना कोण है। ठीक है, तो थीटा ई और पी के बीच बना कोण है। दूसरा क्या है, दूसरा समझते हैं, अगर ई और पी कांस्टेंट है किसी वैल्यू के लिए, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर पी नियत हो, नियत का क्या मतलब होता है ना कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो, बदले ना, तब उस स्थिति में टाउ जो है बल आघूर्ण निर्भर करेगा ई और पी के बीच बने कोण यानी थीटा पर, पूर्ण रूप से निर्भर करेगा। ठीक है, तो अब यहां यह समझ में आया कि बल आघूर्ण अगर मैक्सिमम होना चाहिए, अधिकतम लेना है बल आघूर्ण, तो थीटा का मान अधिकतम अधिकतम रखो। ठीक इसी प्रकार अगर बल आघूर्ण को न्यूनतम रखना है तो थीटा के मान को भी न्यूनतम करो। जैसे टाउ मैक्स के लिए, टाउ मैक्स के लिए तो साइन थीटा का सबसे बड़ा मान 1 होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू साइन 90, तो थीटा इक्वल टू 90, ये मैक्सिमम वैल्यू है। यानी अगर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डाइपोल को मैंने ऐसे रखा है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, तो P दोनों के बीच बना 90 डिग्री 90 अंश, तो सबसे ज्यादा बल आघूर्ण का यह अनुभव करेगा। ठीक है, इसी प्रकार चौथा पॉइंट, टाउ मिनिमम के लिए साइन का सबसे छोटा मान रख देते हैं, साइन थीटा बराबर 0 डिग्री 1 जीरो सॉरी 0, और साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 डिग्री के वैल्यू होता है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, यानी यह स्थिति हम कैसे बना सकते हैं, ये E हो गया और ये P हो गया। अब देखिए यहां पे अगर टाउ मिनिमम चाहिए आपको, तो टाउ मिनिमम के लिए साइन की सबसे छोटी वैल्यू 0 रखिए, और 0 साइन 0 की वैल्यू होती है। इस प्रकार थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हमें मिलेगा। ठीक है, इसका यह मतलब कि अगर न्यूनतम बल आघूर्ण चाहिए तो थीटा का मान 0 होगा, अधिकतम बल आघूर्ण चाहिए तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। ठीक, अब इसके आगे विशेष नंबर 5, पांचवा विशेष। पांचवा विशेष क्या है, आप वेक्टर में एक फॉर्मूला पढ़ते थे ए क्रॉस बी का, जिसको लिखा जाता था ए बी साइन थीटा, और यह एक सदिश राशि होती थी, सदिश। कुछ इसी टाइप का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ई पी साइन थीटा। तो इस ई पी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो टाउ इक्वल टू ई पी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ई क्रॉस पी। क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमेशा सदिश राशि देगा, इसलिए टाउ के ऊपर वेक्टर बना लेते हैं। ये सदिश रूप हो गया, सदिश रूप। अगर सदिश रूप है तो टाउ की दिशा क्या होगी, सदिश रूप है तो टाउ की दिशा क्या होगी, तो दिशा निकालने का तरीका, ये वेक्टर ई है और ये वेक्टर पी है, अगर इनके बीच में गुणा, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। कैसा होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में, अगर गुणा घड़ी की विपरीत दिशा में है तो टाउ की दिशा कागज तल के लंबवत ऊपर के ओर होगी।
ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में है तो कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। और इसी प्रकार अगर मल्टीप्लाई घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में हो रही है, मल्टीप्लाई जैसे ई का मल्टीप्लाई पी में घड़ी की दिशा में हो रही है, जिधर घड़ी की सुई चलती है अगर उस दिशा में हो रही है ऐसे, ठीक है, ये एरो है, घड़ी के दिशा में, तब टाउ की दिशा क्या होगी? तो टाउ की दिशा कागज तल के लंबवत नीचे के ओर होगी। ये सबसे सिंपल तरीका है टाउ की दिशा को याद रखने का। ठीक है, बहुत सी टेक्निक है पर हमें ये आसान लगता है, ये याद हो जाता है कि अगर एंटी क्लॉक रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो टाउ की दिशा जो आपका कॉपी है उस कॉपी के लंबवत, कॉपी के पेज के लंबवत ऊपर आएगा। अगर क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई है तो कॉपी के पेज के लंबवत नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग हम सीखते हैं कि अगर एक डाइपोल एक समान वैद्युत क्षेत्र में है तब उसकी स्थिति से थीटा अंश घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हमको डाइपोल, एक डाइपोल को यहां रखना है, इधर माइनस कर लेते हैं, इधर प्लस, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस होगा। इस स्थिति को हम θ1 कर लेते हैं। ठीक, अब इसे निकालना क्या है, आपको किए गए कार्य की गणना। तो जब हम कार्य करने जाते हैं तो आप लिमिटेशन पूछते हैं। लिमिटेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर कोई कहता है कि भाई सफाई कर दो, तो आप कहते हैं कहां कर दें, कितनी दूरी में कर दें, तो आपको कार्य का एक लिमिटेशन चाहिए। तो उसी तरीके से लिमिटेशन हम बना लेते हैं कि हम डाइपोल को θ1 की स्थिति से घुमा देंगे और घुमाकर हम कहां रखेंगे, θ2 की स्थिति में। मतलब ये हम ऐसे कुछ घुमाने वाले हैं। बात सबको समझ में आ रही है? डाइपोल को हम ऐसे घुमाने वाले, यहां प्लस आ जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा, कुल मिला के θ एंगल घुमाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में जब आप कार्य निकालना है तो कुल कार्य की एक साथ गणना करना थोड़ा कठिन प्रोसेस है। तो उसका तरीका क्या है, आप सूक्ष्म कोण में कार्य कीजिए, उस कार्य को निकालिए, उस कार्य के निकलने के बाद कुल कार्य की गणना करने के लिए समाकलन कीजिए। ठीक है, ये मेथड सबसे बढ़िया होता है। जैसे हमें तो घुमाना है पूरा θ से θ1 से θ2 तक, लेकिन हम पहले सूक्ष्म कार्य करेंगे। और सूक्ष्म कार्य करने के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव को dθ घुमाने में कार्य। तो dθ घुमाने में कार्य, d ओमेगा dθ घुमाने में कार्य, dw लिखेंगे इसको, और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे, यहाँ जो बल नहीं होगा, बल आघूर्ण लगेगा, तो यहाँ बल की जगह बल आघूर्ण लेंगे टाउ, और विस्थापन dθ। टाउ बराबर हम क्या जानते हैं, हम टाउ बराबर जानते हैं ep साइन थीटा, इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो dw बराबर ep साइन थीटा dθ हो जाएगा। ठीक है, अब कुल कार्य तो लिख सकते हैं यहां पे द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में कुल कार्य। ठीक है, तो घुमाने में कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य के लिए आप समाकलन करेंगे, तो इसको आपको कैपिटल W लिख लेना है, और EP समाकलन साइन थीटा dθ, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। ये लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट हो गई। ठीक है, अब हमको इसका समाकलन कर देना है। तो समाकलन करने का क्या टेक्निक होता है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है। ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं। तो हम लिख सकते हैं EP
माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2, लिमिट लगा दिया, माइनस को बाहर निकाला तो हो गया कॉस थीटा। लिमिट लगाने आता ही आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी उच्च लिमिट में से निम्न लिमिट को घटा देना है। तो W बराबर माइनस EP, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इसका चिन्ह, तो माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा कॉस थीटा 2। अब यह जो निष्कर्ष निकला यही कार्य है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसका स्टेटमेंट आप कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में 2-4 लाइन में लिख देता हूं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है।